अनिल सर, अमित शाह साहब को आखिर ये करने की जरूरत बिहार में क्यों हो रही है? मेरा सवाल ये इसलिए है कि भाई सब कुछ जो मैंने अभी गिनवाया, सारे काम हो रहे हैं, सारे वादे हो रहे हैं, 20 साल से आप सत्ता में ऑलरेडी हैं, बहुत मजबूत स्थिति में आप बता ही रहे हैं अपने आप को, महागठबंधन को आप बता ही रहे हैं कि महागठबंधन में किस किस तरीके की जुतम पैजार चल रही है, तो फिर भी ये करने की आवश्यकता क्यों? प्रशांत किशोर का जो आरोप है, बहुत साफ तौर पे, सीधे तौर पे उन्होंने कहा है, सम्राट चौधरी को बार बार कहते हैं कि 7 लोगों की हत्या का आरोप है, वो सम्राट चौधरी नॉमिनेशन करेंगे तब बीजेपी, तब उसका वो कैरेक्टर सही रहता है, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवारों की गिरफ्तारी हो जाएगी, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार तोड़ लिए जाएंगे, लेफ्ट के उम्मीदवारों की गिरफ्तारी हो जाएगी। क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? और चुनाव आयोग के रोल की भी थोड़ा बात कर लें। चुनाव आयोग आखिर क्या उसके अधिकार में कुछ आता है कि नहीं आता है? नहीं, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि अभी उनको ऐसी जरूरत पड़ी है, ऐसा नहीं है। जैसे ही चुनाव आयोग ने SIR की घोषणा की तो ये समझ में आ गया कि जो इलेक्शन है उनके हाथ से निकल रहा है, और ये जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग को उन्होंने एक्टिव किया। उसके बाद चुनाव आयोग को जब एक्टिवेट कर लिया उन्होंने, ये एक तरह का समझिए कि जो आजकल ऐप है जो ये में मतलब IT में, उसी तरह का ये ऐप है, चुनाव जीतने का ऐप बन गया है आपका चुनाव आयोग, जिसमें कि आप उसमें बटन दबाइए और अपना जीत लीजिए। तो उसने उसको पैनिक बटन दबाया और उसके बाद वो SIR घोषित हुआ। किसी से वो ये भी नहीं बताया है कि कितनी बार मीटिंग की चुनाव आयोग ने अपने यहाँ, मतलब इंटरनल मीटिंग, और ये तो बताया किसी बाहरी से तो मीटिंग की भी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से। ऑलरेडी जो उनका निकला हुआ था, मतदाता सूची निकली हुई थी, वो मतदाता सूची को समझिए एक तरह से स्क्रैप कर दिया कि भाई अब कोई मतदाता सूची नहीं है, फ्रेश स्टार्ट होगा और लोग एप्लीकेशन देंगे, अगर नहीं दिए तो अपना उनका नाम कट जाएगा। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ, उन्होंने किया। तो उसी समय समझ में आ जाना चाहिए था लोगों को, या हम लोग तो समझ ही गए थे कि इसका मतलब बीजेपी को पता चल गया कि अब चुनाव हार रहे हैं, तो उसने वहीं से शुरू किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये सब होते होते तो भी उन्होंने करीब करीब 65 लाख लोग, वो 3 लाख बाद वाले 68 लाख लोगों को निकाल दिया। उसका क्या हुआ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी ये लिस्ट देखेंगे, वो लिस्ट आने दीजिए, ये लिस्ट आने दीजिए, अंत में चुनाव करा दिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब कुछ नहीं, उन्होंने इजाजत दे दी कि नाक के नीचे सब कुछ हो जाए। वो सुप्रीम कोर्ट की हालत आप समझ लीजिए कि क्या है, इससे जाहिर होता है। तो लेकिन इससे भी मामला बन नहीं रहा है। उनको लगा रहा था कि नैरेटिव ये कर लिया, उसको भी बिठा दिया, नीतीश कुमार को, उनको भी बिठा दिया। नीतीश कुमार एकाएक जागृत हो गए। अब जो आपने बताया कि क्यों अभी शुरू हुआ ये नया जो खेल कि उम्मीदवार को भी जीत छीन लो, और उसको, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब कोई प्रशांत किशोर को थ्रेट बन गए हैं ऐसा नहीं है। वो किसी को हरा जीता उड़ा नहीं सकते। ये सब तो अगर कोई बाहर का आदमी समझता हो तो समझे, लेकिन हम लोग समझते हैं प्रशांत किशोर की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक एक सीट उनके लिए अब इम्पोर्टेंट है, और कोई सीट जहां पर कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को के रहने से उनको कठिनाई दिख रही थी, उसको उन्होंने हटा लिया। ये काम उन्होंने सम्राट चौधरी के यहाँ भी हुआ। वहां जो है बिंद जो कैंडिडेट था VIP पार्टी का, VIP का नहीं था मेरे ख्याल में, या नहीं RJD का। मैं दूसरी पॉइंट कर रहा हूँ, डिटेल्स में जो थोड़ा बहुत है सही कहा उन्होंने। अब ये मतलब कि इसका मतलब क्या है कि एक एक सीट के लाले पड़ रहे हैं और कोई सीट पर कोई चांस नहीं ले रहा। ये अमित शाह मॉडल है, आपने सही कहा कि अमित शाह बूथ लेवल, आप लोग अब तो चर्चा आप बीजेपी वाला भी नहीं करता है, गोदी मीडिया तो नहीं करता है कि पन्ना प्रमुख बूथ लेवल सारा जो है मैनेज करते हैं अमित शाह और नजर रखते हैं, और ये वो उसी मॉडल का नतीजा है। लेकिन एक चीज उन्होंने 2-3 चीज कर दिया है जो चुनाव आयोग के जरिए, बूथ लेवल एजेंट की बहाली। अब एजेंट किसी के पास, तो बाकी के पास पैसा है नहीं, सबसे ज्यादा एजेंट बहाल करेगा बीजेपी, तो पैसा, ताकत, और उसके बाद ये भी एक्टिव हो ही गया एजेंसीज। अभी आपने देखा कि चार्जशीट जो कितने साल से
पड़ा हुआ था उनके खिलाफ में। इस बीच में 2-3 इलेक्शन निकल गए, उसके बाद भी जो है मतलब 17 के बाद का था, 2020 का इलेक्शन निकल गया, इसका इलेक्शन निकल गया, क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद चार्जशीट जमा कर दिया। तो इसका मतलब ये कि एजेंसी, पैसा, चुनाव आयोग सबका है, लेकिन ये प्रशांत किशोर का जो रोना है उसका एक और पॉलिटिकल एंगल है। प्रशांत किशोर ये बताना चाहते हैं क्या कि बीजेपी और जेडीयू जो है उनके खिलाफ है, ताकि वो जो है एक विपक्ष की भूमिका में अपने को दिखा सके, और विपक्ष की भूमिका दिखाने से उनको कुछ जो विपक्ष का वोट है उसको काटने का मौका मिल सकता है। लेकिन हमको लगता है क्या कि ये मौका उन्होंने गंवा दिया है, अब इसका कोई चांस नहीं है। अब आते हैं क्या कि ये जो सीट फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है, देखिए कितना है, वो तो मानना होगा क्या कि कांग्रेस कैसी पार्टी है सबको पता है, इतनी आसानी से सुधर जाएगी ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो कोई नैरेटिव नहीं है। वो अभी एलजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ पूरा स्टेट में लड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया वो डिबेट ही नहीं कर रहा है। अब देखिए कि एनडीए का 2 नेता, 2 पार्टियां और 2 नेता, मतलब चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ और नीतीश कुमार चिराग पासवान के खिलाफ बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब अगर सच में अगर कोई पार्टी एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह लड़ रही है, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन से भी ज्यादा जो है जदयू और लोजपा के बीच में फाइट हो रही है। ये ग्राउंड रियलिटी है। पूरा लोजपा समर्थक जेडीयू को हराने की कोशिश करेगा, और नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो उनको हराने की कोशिश करेंगे, उनके जितने ये है कैंडिडेट्स है सबको। तो इतना करे फिर एक दो जगह अगर मतलब 7-8 सीटों पर हमको लग रहा है फाइनली इंडिया गठबंधन के लोग जो है आरजेडी वर्सेस कांग्रेस या एक आध और बाकी होगा, बाकी किसी के बीच है भी नहीं। तो ये अगर होगा भी तो कौन बड़ी बात हो गई, जबकि वहां पूरा का पूरा पार्टी लड़ रहा है। उसके अलावा है कि जो भी थोड़ी बहुत ताकत है जीतन राम मांझी की पूरे स्टेट में 4% के आसपास मुसहर है मेरे ख्याल में, ये करेक्ट करेंगे सकी साहब। तो वो जो है अगर 4% वाला वो एलजेपी के खिलाफ हर जगह वोट करने की कोशिश करेंगे, जीतन राम मांझी भी एलजेपी को जीतने नहीं देंगे। तो यहाँ तो सीधे सीधे फाइट हो रहा है, और बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो फाइट होना है जो अंदर में कि दोनों की सीटें कम हो, वो दोनों कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी से अब जेडीयू, अब नीतीश कुमार अलर्ट हो गए हैं। पूरा जो लग रहा था कि उनका दिमाग चला गया है, अब तो उनका दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि आप देख लीजिए सारे, अब तो वो डपट रहे हैं अपने संजय झा को ही, और वो भी किसमें, बीजेपी का उम्मीदवार का ये था उसका मंच, और उस मंच पर जो है बीजेपी नेता भी उपस्थित थे, और वहां पर ये घटना हुई कि संजय झा जब माला पहना रहे थे वो महिला उम्मीदवार को, तो उससे हाँ रोका उन्होंने माला पहनाने से। और ये बीजेपी का आइडिया है, औरत अगर है कैंडिडेट तो माला पहना दिया तो कौन उसमें कौन बड़ी बात हो गई भाई, ये संघी दिमाग है, इसमें कौन बड़का मामला हो गया। पुरुष को माला पहना दे तो कोई बात नहीं है, और औरत को माला पहना देगा तो प्रॉब्लम है। पुरुष को पहना रहा है तो इसमें क्या दिक्कत क्या है। तो वो माला पहना दिया तो संजय झा ने रोका, तो कहा गजब भाई ये क्या है, हाथ क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने उसको डांट दिया, और वो पूरा वायरल हो गया, लोगों ने भी देखा, लोगों ने तालियां भी बजाई जब माला पहना है। तो नीतीश कुमार तो जरूरत से ज्यादा अब मतलब सचेत हो गए हैं, और जागृत, मतलब कहता है होश में आ जाना, एकाएक जैसे तंद्रा भंग होती है वैसे उनकी तंद्रा भंग हो गई है। तो यहाँ तो फाइट वहां हो रहा है, और मीडिया वाला दिखा रहा है, यहाँ पर कहीं भी तेजस्वी कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने नहीं जाने वाला है, ना अपने लोगों को कहेगा कि कांग्रेस के खिलाफ मतदान करो। लेकिन वहां तो बकायदा जेडीयू के जो की लीडरशिप है वो बोलेगी कि बीजेपी वालों को वोट मत दो और एलजेपी को हराओ, हम लोग को जीत के ज्यादा से ज्यादा जाना है। और बीजेपी वाला बोले या ना बोले, लेकिन उनके कैडर्स तो कोशिश करेंगे कि नीतीश का कम हो जाए। तो हालत यहाँ है, और वो जो है फोकस जो है
महागठबंधन है। मैंने अभी बात की महागठबंधन के एक बड़े नेता से, तो लेफ्ट के, उन्होंने कहा क्या कि ये जरूर है, इससे हम लोग को डैमेज हुआ है और गोदी मीडिया तो बिकाऊ है, उसने इसको पूरा बेचा है, तो इसके बारे में लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब सब चीज जो है, आप क्या टिकट में तो इशू आता ही है, लेकिन ऐसा हम लोग के बीच में कोई आपस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, गठबंधन में कुछ नहीं हुआ। जो अल्लाह बरू बोल रहे थे सेम थिंग उन्होंने बताया।